हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th के यूनिट 8 का अपचयोपचय अभिक्रियाएं जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो अपचयो जो इसमें लिखा हुआ आपका चैप्टर का नाम अपचयोपचय अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो रेडॉक्स जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अपचयन और ऑक्सीकरण, यानी कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मीन्स होता है अपचयन और ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण। तो जब कोई ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो उस अभिक्रिया को हम अपचयोपचय अभिक्रिया या उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया में दो अभिक्रियाएं होती हैं जिनको हम अर्ध अभिक्रियाएं कहते हैं। दो अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि एक ऑक्सीकरण होती है और दूसरी अभिक्रिया अपचयन होती है। जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें से उत्सर्जित यानी कि निकलते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन, या इसको उपचयन भी कहा जाता है। और जो अपचयन की अभिक्रिया होती है, यानी कि जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रॉन अगर निष्कासित हो रहे हैं तो ऑक्सीकरण, अगर इलेक्ट्रॉन जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन है उनको कोई एक्सेप्ट करने वाला है, ग्रहण करने वाला है, तो वह अभिक्रिया कहलाती है अपचयन। तो दो अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं, एक ऑक्सीकरण होती है और दूसरी अपचयन होती है। इनको एक एक सिंगल में इनको अर्ध अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वह क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण की प्रक्रिया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को, एक तत्व इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और दूसरा उसको जो है ग्रहण कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। हम उसमें आते हैं वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है, वह जो होता है जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा है वह दूसरे पदार्थ को अपचयित करता है, और उस पदार्थ को हम अपचायक कहते हैं, रिडक्टेंट्स। और जो अपचयित होने वाला पदार्थ है वह क्या है, ऑक्सीकारक है। तो बड़ा सिंपल सा है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो वह दूसरे पदार्थ को अपचयित कहता है, तो यानी कि वो अपचायक। सीधे कहें तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक होता है और जिसका अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक होता है। तो बच्चों, जैसे कोई भी हम एक रिएक्शन को लेते हैं, जैसे Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन यहाँ पर है। तो इस रिएक्शन में जो है उन इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस जो होता है, Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये बना लेगा Cu। तो जिसमें अब यहाँ पर Cu2 प्लस है और इधर Cu हो गया, तो यानी कि इसमें क्या हुआ, यह अपचयन की अभिक्रिया हुई। और उसी तरह से जिंक का जैसे हम देखें, Zn है, Zn, अब ये क्या होगा, Zn2 प्लस बनाएगा, कौन सी कंडीशन में, जब ये दो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा यानी कि उत्सर्जित करेगा। तो ये रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन हो गई, यानी कि ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। तो ये उसका एक पूरा है। अब मैंने आयनिक फॉर्म में आपको समझाया, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि जिंक ने दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके Zn2 प्लस बनाया, और जो कॉपर थे उसने दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और Cu बनाया। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं सम्मिलित रूप से एक साथ होती हैं, तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन को यहाँ पर समझते हैं। तो ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहा जाता है, तो इसको अगर हम समझते हैं तो देखिए, इसमें जब ऑक्सीडेशन
यहाँ पर ये बहुत सिंपल सा पहले के समय से चला आ रहा है। किसी जब कोई पदार्थ होता है, अगर उसमें से हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है या ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। या तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा हो या ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। जैसे यहाँ पर एक छोटी सी रिएक्शन है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन में देखिए Na+O2 सोडियम है, सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ गई तो सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर बन गया। तो इसका मतलब इस जगह पर चूंकि सोडियम के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हुआ है तो ये सोडियम का ऑक्सीकरण है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HI यानी कि जो आयोडीन है उसके साथ हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन आयोडीन से दूर हो जाती है, निकल जाती है तो वह भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। उसी प्रकार हम दूसरा ये कह सकते हैं, ऑक्सीकरण में धन विद्युती जो तत्व होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, घटते हैं, और ऋण विद्युती तत्व जो होते हैं वो बढ़ते हैं। धन विद्युती तत्व जैसे हम कह सकते हैं सोडियम आयन है तो वो धन विद्युती है, धातुएं धन विद्युती होती हैं। जबकि जो ऋण विद्युती हैं जैसे क्लोरीन है, अब यहाँ पर सीधा लिखा है ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ का धन विद्युती अवयव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपोनेंट जो होता है वो घटता है तो वह भी ऑक्सीकरण है। और जब ऋण विद्युती तत्व या अवयव अगर उसमें बढ़ता है तो वो भी ऑक्सीकरण है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर अगर हम इसको समझते हैं तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं तो वो अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण है। ठीक है। इसी तरह से एक और पॉइंट इसका देखते हैं, अगर ऑक्सीकरण की प्रोसेस हो रही है तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो बढ़ती है। ऑक्सीकरण संख्या को हम आगे समझेंगे। इसके बाद आते हैं बच्चों हम अपचयन में, यानी कि जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन जस्ट उसका अपोजिट होता है। अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहा है या ऑक्सीजन परमाणु बाहर निकल रहा है तो वह प्रोसेस अपचयन की कहलाती है, यानी कि रिडक्शन कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हाइड्रोजन है, ये CuO के साथ जुड़ रही है तो यहाँ पर देखिए Cu के साथ ऑक्सीजन है, Cu के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर आके जब ये रिएक्शन हो रही है तो इसमें से ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, जो कॉपर है या CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, इसका क्या हुआ है, इसका अपचयन हुआ है। इसी तरह से H2+S है, यहाँ पर देखिए सल्फर अलग है, हाइड्रोजन अलग है, लेकिन यहाँ पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई है तो इसको हम सल्फर का अपचयन कहते हैं। दूसरा पॉइंट जस्ट उसका अपोजिट है, इसमें धन विद्युती अवयव बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण में क्या थे, धन विद्युती अवयव घट रहे थे, और जबकि ऋण विद्युती अवयव यहाँ पर घटता है लेकिन ऑक्सीकरण में ऋण विद्युती अवयव बढ़ने लगते हैं। और उसी तरह से अपोजिट ये है, अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। अगर अपचयन की प्रक्रिया हो रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जुड़ेंगे। या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। और अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। जबकि ऑक्सीकरण में जो होती है जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो बढ़ती है। अब हम इसके अगले टॉपिक ऑक्सीकरण संख्या पर आते हैं, यानी कि जिसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में होता क्या है, किसी यौगिक के बनने में उसके एटम के द्वारा जो परमाणु होता है, जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है या जितने इलेक्ट्रॉनों को उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो जितने
जब कोई यौगिक बनता है तो यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणु के द्वारा मिलने से बनता है। तो उसमें जिस परमाणु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है, जितने इलेक्ट्रॉनों को उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। अगर यहाँ पर एक और समझने वाली बात है, यदि एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या को धनात्मक होती है। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक होती है। यदि परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जा रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है। और यदि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक होती है। अब बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करने की कुछ विधियां होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जब हम किसी भी यौगिक में किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या हमने ज्ञात करनी होती है तो इन नियमों को हमने ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहला नियम हम देखते हैं इसमें, मुक्त अवस्था में कोई भी परमाणु या अणु होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे हम मान लेते हैं H2 है, अगर खाली H2 है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0 होगी। या ऑक्सीजन है O2, तो ये अगर ये स्वतंत्र अवस्था में, इसके साथ कोई दूसरा तत्व नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगी, 0 होगी। यह है पॉइंट नंबर 1। दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं, संयुक्त अवस्था में जब मतलब किसी भी यौगिक के साथ, मतलब जब कोई यौगिक बना होता है, दो तत्व मिले होते हैं, तो यानी कि संयुक्त अवस्था में उनकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है भिन्न होती है। उसको हम इस तरह से समझेंगे, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी जब वो यौगिक के रूप में होता है, लेकिन धातुओं के हाइड्राइड में हम इसको -1 से प्रकट करेंगे। ये फिक्स होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः +1 होती है अगर वो यौगिक में है, लेकिन अगर वो हाइड्राइड के रूप में है तो उसकी -1 होती है। जैसे हाइड्राइड, जैसे हम कहते हैं डाईहाइड्राइड में, जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो इसमें इसकी -1 होती है। ऐसे ही कुछ अपवाद स्वरूप होते हैं। उसी तरह से क्षारीय धातुएं जो होती हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा क्या आएगी, किसी भी यौगिक में आएगी तो +1 आएगी। उसी तरह से हम आते हैं क्षारीय मृदा धातुओं में। जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं उसमें ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +2 आती है। जैसे मैग्नीशियम है Mg में की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा +2 आएगी। तो ये क्षारीय मृदा धातुएं जो होती हैं उनकी +2 आती है, यानी कि आवर्त सारणी में जो तत्व दूसरे वर्ग में होते हैं। उसी तरह से ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो हमेशा -2 होती है, जबकि परऑक्साइड अगर होते हैं तो वहाँ पर -1 हो जाती है, जैसे H2O2 में। उसी तरह से सल्फाइडों में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा क्या होती है, -1 होती है। सल्फाइडों में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। इसी तरह से जो 17वें वर्ग के जो तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः -1 ही होती है। अगला पॉइंट हम इसमें समझते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था का मान, कोई भी जो तत्व होता है ऑक्सीकरण अवस्था का मान उसकी समूह संख्या के बराबर होता है, लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो होते हैं इसके अपवाद होते हैं। न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या समूह संख्या के बराबर होती है, यानी कि 8 के बराबर। किसी कोई भी तत्व है उसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था संख्या समूह संख्या के बराबर होती है। कुछ धातुएं इसका अपवाद भी होती हैं। जबकि अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमको निकालने होंगे, वो होंगी संक्रमण धातुएं
और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, खास तौर से डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, वो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था में चेंज होता है, यानी कि परिवर्तित होते हैं। अलग अलग यौगिकों में ये अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। और एक पॉइंट और इसमें है, यौगिकों में कोई भी यौगिक है उसमें ऑक्सीकरण का योग, ऑक्सीकरण संख्या का योग जो होता है वो हमेशा शून्य होता है। जैसे हम मानते हैं NaCl हमारे पास है, तो NaCl एक यौगिक है पूरा, तो अगर संयुक्त रूप से इस पूरे की ऑक्सीकरण अवस्था को हम देखेंगे तो ये शून्य आएगी।